हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पर। तो आज हम देखेंगे उदारवादी नारीवाद या लिबरल फेमिनिज्म। इससे पहले हमने अतिवादी नारीवाद एवं नारीवाद की विकास और प्रसार की बात की थी। तो आइए देखते हैं। उदारवादी नारीवाद प्रस्तुत वस्तुतः समाज की मध्यम वर्गीय स्त्रियों पर केंद्रित एक वैचारिक आंदोलन था, जिसने स्त्रियों को तात्कालीन दशा, क्रमिक सुधार मात्र को अपनी वैचारिक एवं उद्देश्यपरकता का केंद्र में रखा है। तो जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने सिर्फ मध्यम वर्गीय स्त्रियों को केंद्र में रखकर अपने विचारों की व्याख्या की है, उनकी स्थिति के सुधार के लिए विचार दिए या आंदोलन किए हैं। यह नारीवाद की अपेक्षाकृत एक कम महत्वाकांक्षी संस्करण था। तो नारीवाद एक जहाँ पर्सपेक्टिव बड़ी विचारधारा थी, वहीं यह एक केंद्रित विचारधारा था, जिसके अंतर्गत राज्य, प्रकृति, राजनीति इत्यादि जैसे व्यापक संदर्भ के मुद्दे को स्वयं से ही दूर रखा था। उदारवादी राज्य, मानव प्रकृति आदि जैसे संदर्भ को अपने मुद्दे से दूर रखा है। कुछ अर्थों में यह तुलनात्मक रूप से व्यवहारिक नारीवादी उपागम भी प्रतीत होता है, क्योंकि यह किसी भी परंपरागत स्थिति में अचानक लाया गया परिवर्तन भविष्य में नकारात्मक अंतर, विरोधी एवं विसंगतियों को जन्म दे सकता है। परंतु यह भी एक वैचारिक सत्य है कि प्रारंभ में अल्प महत्वाकांक्षी रही इसकी कार्य योजना ने आगे चलकर अतिवादी नारीवाद की पृष्ठभूमि निर्मित कर ली। तो प्रारंभ में जो उदारवादी नारीवादियों का मानना था कि किसी भी अचानक लाए हुए परिवर्तन से आगे चलकर वह विरोधी या विसंगति हो सकती है, इनको जन्म दे सकता है। लेकिन बाद में इनकी वैचारिकी धीरे धीरे अधिक महत्वाकांक्षी होती गई और इन्होंने अतिवादी नारीवाद की तरह केवल नारी के संपूर्णता की बात करने लगे। आगे उदारवादी नारीवाद की आधारभूत मान्यताएं। तो इसकी पहली मान्यता थी कि स्त्रियों की क्षमताएं पुरुषों के समान हैं, इसलिए समाज में उनकी स्थिति पुरुषों के समकक्ष तथा समाज में उनकी सहभागिता भी समान होनी चाहिए। जहां अतिवादी नारीवाद का मानना था कि स्त्रियों को पुरुषों से अधिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, वहीं उदारवादी नारीवाद शास्त्रियों का मानना था कि स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। विवाह को एक बाध्यतामूलक सामाजिक संस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, न ही स्त्रियों को इसके संदर्भ में अनिवार्यता परंपरागत विवाह नियमों की मान्यताओं एवं व्यावहारिकताओं का पालन करना चाहिए। तो जहाँ अतिवादी नारीवाद बात करता था, वह विवाह जैसी संस्थाओं को पूर्णतः नकारता था, वहीं उदारवादी नारीवाद ने कहा कि इसे बाध्यतामूलक नहीं होना चाहिए, इसे स्त्रियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वे किस प्रकार से इसका पालन करती हैं, उनकी मूल्य एवं मान्यताएं किस प्रकार से, जैसे कि विवाह करना अनिवार्यता नहीं है, जब उनका मन करे तब करें, ऐसी बात उदारवादी करते हैं। परिवार की रूढ़िवाद, जड़ता, सीमाओं से बाहर निकलकर प्रजनन, शिशु पालन के संदर्भ में स्त्रियों की अपनी परिस्थिति स्थिति एवं जहाँ परिवार की रूढ़िवादी सोच यह थी कि स्त्रियां केवल बच्चे पैदा करने और शिशु के पालन पोषण के लिए होती हैं, यह पारंपरिक सोच थी। इस स्थिति एवं भूमिका को अपने विकास के लिए स्वयं आधारित बना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति को अपने आधार से बनाना चाहिए कि उन्हें कब बच्चे को जन्म देना है और कब उनका लालन पोषण करना है, यह स्त्रियों के ऊपर निर्भर करना चाहिए, यह उदारवादियों का मानना था। वहीं व्यक्तिगत संपत्ति, राजनीति, धार्मिक सत्ता, राज्य की शक्तियों में पुरुषवादी संस्करण अब तक स्त्री शोषण के प्रमुख उपकरण रहे हैं। ऐसा उदारवादी नारीवादियों का मानना है कि जो स्त्री के शोषण के प्रमुख उपकरण हैं वह व्यक्तिगत संपत्ति अर्थात संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार, राजनीति में केवल पुरुषों का वर्चस्व, धार्मिक सत्ता, राज्य आदि पर पुरुषों का वर्चस्व ही स्त्रियों का शोषण के प्रमुख कारण या उपकरण थे। एक सीमा तक यह सत्य है कि नारीवाद के प्रारंभिक स्वरूप के साथ उदारवादी नारीवाद भी स्त्रियों के दशा में वांछित परिवर्तनों की आवश्यकता को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते थे। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए, जो कि स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी कतिपय कमियों के प्रकाश में वैचारिक एवं सैद्धांतिक रूप से इसे एक व्यवस्थित एवं संतुलित सिद्धांत नहीं माना गया है। इसने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता की ओर संकेत तो किया है, पर उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। हालांकि किसी वैचारिक सिद्धांत और आंदोलन का विकास प्रायः इसी प्रारूप के अनुसार होता है जिसका अनुसरण उदारवादी नारीवाद ने किया है। तो लेकिन जैसे भी किसी भी सिद्धांत की शुरुआत
उन्हें उदारवादी नारीवाद के सिद्धांत की तरह ही माना है, जो आगे चलकर बड़े बृहद रूप लेता है। बाद में विश्व के विभिन्न भागों में इसके कई अन्य संस्करण उभरे। इन संस्करणों में सांस्कृतिक नारीवाद, सजातीय नारीवाद, समलैंगिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, वैयक्तिक नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, बहुसंस्कृति नारीवाद, विखंडनवादी नारीवाद, सर्वाधिक नवीन संस्करणों के रूप में उभरे पर्यावरणीय नारीवाद एवं आध्यात्मिक नारीवाद प्रमुख रहे। तो आगे चलकर प्रत्येक विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से इसे जाना गया। कहीं सांस्कृतिक नारीवाद, कहीं सजातीय नारीवाद, कहीं समलैंगिक नारीवाद, कहीं उदारवादी नारीवाद, कहीं व्यक्तिगत नारीवाद। इसी तरह अब जो नया लेटेस्ट में आया है वह पर्यावरणीय नारीवाद एवं अर्थात पर्यावरण के संबंध में नारियों की महत्वता एवं आध्यात्मिक नारीवाद के रूप में प्रमुख रहे हैं। आगे नारीवाद के विभिन्न चरण। तो नारीवाद के विभिन्न स्टेज क्या हैं? तो नारीवादी सिद्धांत विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए विकास की ओर अग्रसर हुआ है। इसके विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। नारीवाद का प्रथम चरण। प्रथम महायुद्ध का सर्वाधिक तत्कालिक दुष्परिणाम अलग अलग देशों में बच गई स्त्रियों पर ही पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जो विनाशकारी प्रलय है उसमें पुरुषों की अत्यधिक मृत्यु के कारण उनकी जो पत्नियां थी वह विधवा हो गई और उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय देखी जाती थी। विनाशकारी लैंगिक असमानता ने उन्हें अत्यंत ही विकट मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थितियों में जकड़ दिया तथा इन परिस्थितियों ने स्त्रियों को अपने लैंगिक अस्तित्व एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी परिस्थितियों, भूमिकाओं के बारे में नए सिरे से विचार तथा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। इस संदर्भ में उन्हें बल देकर यह प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया कि पितृसत्तात्मकता तथा सेना का संबंध पुरुष निर्मित करते हैं और युद्ध एवं विनाशकारी प्रवृत्तियों के संबंध का निर्णय भी पुरुष ही लेते हैं, लेकिन सिर्फ नकारात्मक एवं श्राद्ध परिणामों के सहने में हम सहभागी क्यों बने? तो वह एकांकीपन की सीमा तय करती है। तो जो नारीवाद का प्रथम चरण था उसमें स्त्रियों ने कहा कि जब सेना का निर्णय पुरुष लेते हैं, युद्ध का निर्णय पुरुष लेते हैं, तो उसके परिणाम जो आते हैं उसके सहभागी हम क्यों बने, उनके कष्ट को हम क्यों भोगें। उसी अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी का वातावरण निर्मित हो गया, जिससे आर्थिक स्तर पर भी स्त्रियों के अस्तित्व, अधिकारों एवं क्षमताओं को नए सिरे से परिभाषित एवं विश्लेषित करने के साथ साथ एक सीमा तक उसको स्वीकार भी किया गया। तो उस समय जो आर्थिक मंदी थी उसमें स्त्रियों ने आगे चलकर अपनी कार्यकुशलता से उसको दूर करने के लिए अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण वहाँ के नए सिरे से उनकी क्षमता एवं विचारों को परिभाषित करने, जो कि रूढ़िवादिता थी कि स्त्रियां केवल बच्चे पैदा करने और उनके पालन पोषण के लिए हैं, ऐसी विचाराओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया। साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में ऐसे ही वातावरण में स्त्रियों का सर्वप्रथम राजनैतिक मताधिकार प्राप्त किया गया। परंतु यह नारीवाद के प्रथम चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि ही थी कि इसमें सकारात्मक प्रक्रिया की पहल हुई। तो निर्णय क्या निकला? इस दशक में प्रथम चरण में स्त्रियों को मताधिकार का मतदान प्राप्त हुआ। नारीवाद का द्वितीय चरण, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नारीवाद के प्रथम चरण के प्रारंभ के पश्चात, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ वर्षों बाद 20वीं शताब्दी के 60वें दशक में आते आते यूरोप तथा अमेरिका में बौद्धिक जगत अपेक्षाकृत स्थिरता प्राप्त कर चुका था। अर्थात विचारधाराओं का योगदान दौर चल रहा था। तमाम दार्शनिक अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें स्त्रियों की विचारों की स्थिरता आई थी। ऐसे में नारीवाद एक पुनः बार उभरा। अर्थात नारीवाद को जहाँ सिर्फ वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसका कई समान में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे समान वेतन आदि का ना प्राप्त होना। तो इसके लिए फिर से नारीवाद का उभरना आरंभ हुआ। धीरे धीरे परिस्थितियों में स्त्रियों को मिली सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वीकार्यता तथा उनके द्वारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई प्रगतिशीलता ने नारीवाद का वो संस्करण निर्मित कर दिया जिसकी मान्यता थी कि परंपरागत सामाजिक संस्थाएं स्त्री विरोधी एवं दमनकारी हैं। तो पहले की मान्यता थी कि जो समाज मूल्य एवं थे वह स्त्री विरोधी हैं, स्त्रियों को सिर्फ भोग की वस्तु समझते थे। तो धीरे धीरे यह मान्यताएं परिवर्तित होती गईं, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों की स्वीकार्यता अर्थात अधिकारों की प्राप्ति होती गई। तो ऐसे तथा इनको सिरे से नकार देने में स्त्री उत्थान का मर्म छिपा है, मतलब उन्हें नकारने के बाद ही स्त्रियों का उद्धार हुआ। इससे अतिवादी नारीवाद की संज्ञा दी जाती है। किसे?
कि जो सामाजिक संस्थाओं को पूर्णतः विरोधी मानते हैं कि स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण परंपरागत सामाजिक मूल्य एवं संस्थाएं हैं। यह किनका मानना था? अतिवादी नारीवाद का, जिसमें पुरुषों के नकार कर महिलाओं कम्युनों एवं बिना विवाह के पुरुषों के साथ रहने तथा स्वच्छंद पूर्वक सहवास करने, अंतः इस वस्त्रों का परित्याग करने तथा समलिंग संबंधों के माध्यम से यौन सुख आदि की बात अतिवादी नारीवाद का मानना क्या था कि वह महिला कम्युनिटी की विकास चाहती थी, बिना विवाह स्वच्छंद असंभोग की बात अर्थात, और जो अंतः वस्त्र होते हैं उनका परित्याग आदि जैसी बातें करने लगे। इसके अलावा समलैंगिक संबंधों की बात बहुत जोरों शोरों पे अतिवादी नारीवाद करती थी। समलैंगिक संबंध से जैसे स्त्री का स्त्री से संबंध, तो भारत प्राप्त करने जैसे उपायों को स्त्रियों को आत्मनिर्भर एवं संतुष्ट करने की राय दी थी किसकी? अतिवादी नारीवादियों ने। और सिमोन दी बुवार इसकी अग्रणी नेता थी। किसकी? अतिवादी नारीवाद की अग्रणी नेता सिमोन दी बुवार था। श्वेत तथा मध्यम एवं उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही केंद्रित रहने के कारण इसका प्रभाव कम होता गया। तो जो यह उस समय की स्त्रियों में सुधार तो हुआ, लेकिन वह कहाँ तक सीमित रह गया? जो श्वेत महिलाएं थी, मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, केवल उनकी स्थितियों में सुधार हुआ, न कि निम्न स्थितियों एवं काले लोगों की स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। और धीरे धीरे इसका प्रभाव कम से कम होता गया। बाद में इसके स्थान में समन्वय एवं सहयोग की दृष्टि पर आधारित नारीवाद का तृतीय चरण प्रारंभ हुआ। 1980 के दशक तक नारीवाद के द्वितीय चरण का प्रभाव समाजशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिला था, अर्थात अधिक प्रभाव देखने को मिला था। अकादमिक समाजशास्त्रियों का प्रमुख आरोप यह था कि जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह समाजशास्त्र में भी लैंगिक समानता के स्थान पर लैंगिक रुष्टता की स्थिति देखने को मिलती थी। तो उस समय तक क्या था कि ज़्यादातर जो समाजशास्त्री थे वह पुरुष थे, और जो स्त्रियां अध्ययन भी करती थी उनको उस प्रकार का दर्जा नहीं प्राप्त होता था। तो ऐसा कहना गया था कि समाजशास्त्र में भी लैंगिक समानता की बात होनी चाहिए। मेगा स्टैटिस ने समाजशास्त्र के संस्थापकों की यह आलोचना की कि उन्होंने अपना ध्यान प्रायः 19वीं शताब्दी के मध्य तक अवैधानिक मामलों, राज्य संबंधी मुद्दों, बाजार इत्यादि पर ही बनाए रखा। जो 1990 के दशक के पहले के 1980 के दशक के पहले के समाजशास्त्री थे, वे सिर्फ किन सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते थे? राजनैतिक अवैधानिक संबंधी मुद्दों पर ध्यान देते थे, स्त्रियों के बारे में कोई बात नहीं करते थे। ऐसा करके मेगी स्टीरीज ने उनकी आलोचना की है। अन्ना ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में इस बात पर बल दिया कि लिंग घरेलू श्रमिक के रूप में प्रस्तुत तथा बच्चों को जन्म देने के लिए समाज द्वारा निर्मित एवं रचित है। तो अन्ना ओकले कहते हैं कि जो लिंग जैसी बातें होती हैं कि स्त्रीलिंग, उन्हें इसलिए बनाया गया है कि ताकि महिलाएं घरेलू घर का काम कर सकें, घरेलू श्रम का कार्य कर सकें और बच्चों को जन्म दे सकें। ऐसा अन्ना ओकले का मानना था। अकादमिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त करने के साथ ही एक आंदोलन के रूप में नारीवाद कमजोर पड़ने लगा। नारीवादी समाजशास्त्री तो थे, लेकिन उन्हें अकादमिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी जो आंदोलन था नारीवाद का, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 1980 के दशक तक आते आते नारीवाद का द्वितीय चरण समान वेतन, भेदभाव रहित वातावरण, गर्भपात संबंधी सुधारों जैसी औपचारिक उपलब्धियों में अपना चरम प्राप्त कर चुका। तो द्वितीय जो नारीवाद का चरण था उसका निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि अर्थात उसके रिजल्ट के रूप में यह प्राप्त हुआ कि नारीवाद को समान वेतन मिलने लगा, भेदभाव रहित वातावरण हो गया, और जो गर्भपात संबंधी सुधार नियम जैसे थे उनमें स्त्रियों को उपलब्धता प्राप्त हुई। आगे अश्वेत नारीवादियों के लिए पश्चिम प्रारूप की आलोचना। बेल हुक्स, एंजेला डेविस और चंदा मोहिनी आदि समाजशास्त्रियों ने अश्वेत नारीवादियों की स्थिति को देखकर जो पश्चिमी समाज में अर्थात अमेरिका जैसे स्टेट अर्थात देश या राज्य में जो अश्वेत नारियों के साथ भेदभाव किया जाता था अर्थात उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था, उस स्थिति की कड़ी आलोचना की है।
1990 के दशक में नारीवाद ने नारीत्व एवं पुरुषत्व के बहुवचनी संस्करणों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के तौर पर विशेषकर 2005 में दक्षिण एवं पश्चिम जगत के देशों में राजनीतिक क्षेत्र में नारीवादी मुद्दों की लोकप्रियता बढ़ी है तथा नारीवाद के द्वितीय चरण के कई मुद्दों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान मिलना प्रारंभ हुआ। अर्थात 1990 के दशक के बाद नारीवाद को राजनीतिक में महत्वता प्रदान की गई, जिसका उदाहरण 2005 में दक्षिण पश्चिम जगत में देखने को मिलता है। आंदोलनों के प्रभाव में स्त्रियों ने सामाजिक दशा अपेक्षाकृत समझने लगी थी तथा अतिवादी नारीवाद के प्रभाव को बिखरी सामाजिक संस्थाओं यथा विवाह नारीवाद इत्यादि का दुष्परिणाम स्पष्ट परिलक्षित होने लगे थे। नारीवाद का एक नवीन संस्करण उभरा, अर्थात जो अतिवादी नारीवाद के विचारधारा थी बिखरी हुई, उसके जो दुष्परिणाम थे उसे स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा। इससे नारीवाद की पूर्व भ्रांति का एक विशुद्धवाद हुआ कि जो अतिवादी नारीवाद है उसकी शुद्धता जो दुष्परिणाम थे उसके बाद जो नारीवाद आया उसमें के भ्रांतियों को दूर किया गया और आंदोलन के रूप में यह नहीं देखकर कि स्त्रियों की स्थिति क्रमिक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में रूप में देखा गया कि वहाँ पुरुषों की आलोचना करके केवल स्त्रियों की जो क्रमिक एवं गुणात्मक परिवर्तन है उस पर ध्यान दिया गया। जहाँ अतिवादी नारीवादी क्या बात करते थे कि स्त्रियों को पुरुषों की निर्भरता समाप्त कर देनी चाहिए और जो विवाह जैसे संस्थाएं हैं उन्हीं के कारण ही स्त्रियों की निम्न स्थिति थी। ऐसी विचारधाराओं को नकारते हुए नारीवाद के नए संस्करण का उदय हुआ, जो कि नारीवाद के क्रमिक एवं गुणात्मक परिवर्तन में की प्रक्रिया में रूप में देखा जाने लगा। साथ ही इसके माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि स्त्री पुरुष परस्पर विपरीत न होकर एक दूसरे के संदर्भ में पूरक हैं, अर्थात बिना स्त्री पुरुष के भी, बिना पुरुष के स्त्री और नहीं और बिना स्त्री के पुरुष नहीं जो वहन कर सकते। दोनों एक गाड़ी के लिए दो पहिए हैं और बिना दोनों के समाज नहीं चल सकता, ऐसे देखा जाने लगा। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में दोनों को विकास के लिए दोनों का रहना जरूरी है। किसी सामाजिक व्यवस्था में दोनों का विकास एक दूसरे के लिए पारस्परिकता में निहित है और यह नारीवाद का एक समन्वयवादी चरण था। क्या था इसमें? स्त्री एवं पुरुषों की समानता की बात की गई है और कहा गया कि किसी भी समाज में विकास के लिए दोनों का विकास जरूरी है, ना कि किसी एक का। अगर स्त्री का विकास हो जाता है, पुरुषों की स्थिति निम्न हो जाती है तो उसे भी विकसित समाज नहीं कहा जाएगा और न ही अगर पुरुष का विकास होता है स्त्रियों का नहीं तो न ही उसे ही विकसित समाज किया जाए। अर्थात दोनों का समान विकास ही एक विकसित समाज को जन्म देगा, ऐसा मानना था। नारीवाद के तृतीय चरण के पूर्व दो चरणों की अपेक्षा कर कहीं अधिक एवं सुव्यवस्थित एवं शांत एवं प्रभावी उपलब्धियों से भरा रहा है। एंटोनियो गिडिंग्स कहते हैं कि पिछले 2 दशक में स्त्रियों की जो सफलता मिली है उसे वह छोड़ना नहीं चाहेंगी, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह प्रत्येक स्तर पर अतिवादी नारीवाद, एकांकी एवं असमन्वयकारी प्रवृत्तियों का साथ दें। तो गिडिंग्स कहते हैं कि जो समता अर्थात वोटिंग आदि के अधिकारों को उन्हें प्राप्ति हुई है वह उसे नहीं छोड़ना चाहेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि वह अतिवादी नारीवादियों की तरह एकांकी प्रवृत्ति हो जाए, केवल अपने ऊपर ही निर्भरता माने ले, ऐसा प्रवृत्तियों का साथ दे, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे नारीवाद के विश्लेषण के संदर्भ में अत्यंत ही सटीक एवं संतुलित युक्त प्रतीत होती है। जो नारीवाद का तृतीय चरण है यह नारीवाद के विश्लेषण में सटीक एवं संतुलित होती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल हम इसकी आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।